भविष्य पर देश अपने अरमानों की उम्मीदें लगाकर बैठे ऐसे मेरे हमको तकलीफ साथियों, सामने बड़े गुलाब की फूल की तरह खिलते हुए प्यारे बच्चों, मातृ शक्ति के रूप में विराजमान मेरी माताएं और बहनें, जिनके लिए कहा जाता है ये फूल नहीं सरकारी, ये हिंदुस्तान की नारी है, ये हिंदुस्तान की नारी है। जब तक तो देश की सनातन संस्कृति पर संकट आया, जब तक हमारे माताओं के बहनों के अस्तित्व पर संकट आया, तो हमारी माताओं और बहनों ने अपने पुत्रों को पीठ के पीछे बांधकर रणचंडी का विकराल रूप धारण किया। ऐसी मातृ शक्ति को भी नमन करता हूँ मैं मारवाड़ के लाल मरुथरा के सपूत नरपत सिंह जी को, जिन्होंने हंसते हंसते राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इस गांव का नाम पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। उस नरपत सिंह जी की श्री चरणों में नमन करता हूँ रावण मां की दिव्य धरा को, जिस दिन धरा पर ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। बंधु, मैं काफी देर से बैठा था, 74वें गणतंत्र दिवस की प्रस्तुतियां देख रहा था। राशि का जिनके भाव में हिंदुस्तान झलकता था, जिनके भाव में देशभक्ति झलकती थी, ऐसे भाव भरे कार्यक्रम देख करके मेरा भी हृदय पिघल गया कि देश के युवाओं पर राष्ट्रभक्ति ठोस ठोस के भरी हुई है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश को आजादी तो मिल गई थी, अंग्रेजों के काले कानूनों से हमारा छुटकारा नहीं मिला। तो अंग्रेजों के काले कानूनों से छुटकारा देने के लिए देश में एक संविधान सभा बनी, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का कानून बनकर के तैयार हुआ और आज के हिंदुस्तान के अंदर बनाए अंग्रेजों के काले कानूनों को उखाड़ कर फेंक दिया और देश में भारत के बनाए हुए कानून लागू। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब देश को आजादी दिलाने के लिए, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 6,32,000 स्वतंत्रता सेनानी इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर मातृ बदन के लिए कुर्बान हो गए, तब जाकर देश को आजादी मिली। मतलब देश को आजाद हो गया था, पर देश की आजादी को कैसे बनाए रखे, ये जिम्मेदारी किसी के ऊपर छोड़कर गए, तो आप जैसे लोगों के ऊपर छोड़कर गए। जब मैं आज के युवाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह बैठे हुए स्टाफ से कहना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर मैंने अभी कुछ बच्चों को देखी, जिनकी मैंने पेंटें देखी, उनकी एड़ियों से 5-5 इंच ऊपर पेंटी पहन करके या 15 अगस्त के कार्यक्रम में आते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति कहती है? क्या ये एक हिंदुस्तानी युग भौतिकवादियों के युग की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है? इस्लाम आके मूल करके देखता रहता है। हम अंग्रेज नहीं, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। हम स्वामी विवेकानंद के देश के रहने वाले हैं। हम उन पाखंडी गोरों के देश के रहने वाले नहीं है। तो हमारी ये संस्कृति कहती है कि हम 4-4 इंच ऊपर बैठे के स्कूल में आते हैं, स्कूल का माहौल खराब करते हैं। आदरणीय अध्यापकों से कहना चाहूंगा, गुरुजनों से कहना चाहूंगा कि इस पर आप तत्काल संज्ञान लें और उन बच्चों को चिन्हित करें कि जो हमारे स्कूल की वेशभूषा में भी छेड़छाड़ करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा ये बैठे हुए गुरुजनों से कि आचार्य द्रोण से बात कहलाएंगे, आचार्य द्रोण आप जब कहलाएंगे कि जब आपका स्टूडेंट आपका आज्ञाकारी होगा, और आज्ञाकारी स्टूडेंट के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात निकालना होगा। 12वीं तक के लिए बच्चे को कोई जरूरत नहीं है। दिन भर आप फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में लगे रहोगे तो एक तो अपनी संस्कृति का सत्यानाश कर दोगे, दूसरा अपना जीवन भी खराब कर दोगे। इस व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी ने अपने आप में पूरे इस हिंदुस्तान को खत्म करने का काम कर रखा है। मैं इस मंच से आज कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के युवाओं को अगर आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान के युवाओं को प्रगति के पथ पर आसमान की ऊंचाइयों तक लाना है, तो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा और ट्वीट पर इन बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाना ही होगा, तब जाकर इनका ध्यान पढ़ाई की ओर होगा। मैं जब भी बच्चों की तरफ ध्यान देता हूं तो बच्चे खाना खाते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हैं, वो बच्चे क्या पढ़ लिख करके काम कर पाएंगे? ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं कहती है। एक तरफ की जब हम बाल कटा करके सूरों की तरह गलियों में घूमते हैं, ये देश है तो स्वामी विवेकानंद जी का देश है। ये देश है तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अब्दुल्ला खान जैसे योद्धाओं का देश है, जिनके लिए कहा जाता है यकीनन मौत है जिंदगी का अंजाम और मरने के कई रास्ते। यकीनन मौत है जिंदगी का अंजाम और मरने के कई रास्ते, मर के भी जिंदा है मजदूर जो
मर गया हिंदुस्तान के वास्ते, जो मर गया हिंदुस्तान के वास्ते, ये ऐसे योद्धाओं का देश की बढ़ती हुई ताकत का लोहा पूरा विश्व मानता है। देश इस समय आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, देश इस समय विश्व गुरु के सिंहासन पर अग्रसर हो रहा है, मां भारती पूरा परम वैभव की ओर अग्रसर हो रही है। देश की बढ़ती हुई ताकत का लोहा पूरा विश्व ने माना। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, हिंदुस्तान के 10,000 बच्चे उस युद्ध में फंस गए थे। देश के जननायक नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के बच्चे सुरक्षित बाहर आ जाने चाहिए। तब उन दोनों देशों ने कहा कि हिंदुस्तान के बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के सड़कों पर निकलेंगे, उस समय युद्ध रोक दिया जाएगा। जब भारत के बच्चे तिरंगे को हाथ में लेकर के यूक्रेन की सड़कों पर निकला, तो दोनों देशों ने युद्ध रोका और पूरे विश्व में बढ़ती हुई देश की ताकत को नमन किया। वो ताकत किसी ने दी है तो आप जैसे लोगों ने दी है, वो ताकत किसी ने दी है तो आप जैसे युवाओं ने दी है। ये देश की बढ़ती हुई ताकत को बरकरार रखना। और उस समय पिछू जैसे देश पाकिस्तान के लोगों से के मुंह से भी यही बात निकली थी कि काश में हमारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होता तो हमारे बच्चे भी आज सुरक्षित आते। बंधुओं, बात राष्ट्रभक्ति की हुई, बात देश की हो गई। जब बात मैं अपने गांव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तो मुझे खून के आंसू रोने आते हैं। जब मैं इस स्कूल के ग्राउंड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि यह ग्राउंड मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बेहतरीन ग्राउंड है। यह प्रत्येक जिम्मेदारी को सरपंच की नहीं होती है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आपके अंदर ऐसी भी डेवलप करना है, कई और ऐसे काम करते हैं जिनमें आप एक दिन का कार्य करके इस ग्राउंड को साफ करते हैं। इस ग्राउंड की मिसाल पूरा हिंदुस्तान में, पूरा राजस्थान देता था। ग्रामीण क्षेत्र का वन ऑफ बेस्ट ग्राउंड था, जो आज इस ग्राउंड को देखते हुए खून के आंसू रोने आते हैं कि ग्राउंड के चारों तरफ घास पड़ी हुई है। एक समय हुआ करता था जब भारत का भविष्य फौजी यहाँ से तैयार होकर के निकलते थे, यहीं से निकले हुए खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के नाम रोशन किया। तो आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मेरा आपसे ये कर्तव्य निवेदन रहेगा कि आप लोग ऐसे कई स्कूल के कार्यक्रम होते हैं जिसमें ग्राउंड की सफाई करके ये खड़े युवाओं के अरमानों को नई उम्मीद दे, खिलाड़ियों के अरमानों को एक नई उम्मीदों को नई पंख देने का काम करें, क्योंकि ये गांव का भविष्य इस ग्राउंड के अंदर रहता है, खिलाड़ियों का भविष्य इस ग्राउंड के अंदर रहता है। बंधुओं, जब बात राष्ट्रभक्ति की आती है तो मैं अटल बिहारी जी को कभी नहीं भूलता हूं। अटल बिहारी जी वाजपेयी कहते थे, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की धरती है, ये दर्पण की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, यहाँ की नदी नदी गंगा है और बहती हुई नदियों में हिंदुस्तानियों की अस्थियों को बहाया जाता है। उसमें कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यह राष्ट्रभक्ति से लबरेज हिंदुस्तान है। बंधुओं, जब मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय पर्व की तो मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ यहाँ राजन भाई गांव में काम करने वाले सभी गवर्नमेंट के कर्मचारियों की ओर। चाहे यहाँ बैंक में कर्मचारी नहीं है, चाहे वेटरनरी में कर्मचारी नहीं है, या चिकित्सा के कर्मचारी नहीं है, चाहे डाक विभाग के कर्मचारी नहीं है, क्या पटवारी नहीं है, चाहे ग्राम सेवक नहीं है, चाहे अपने आपके बाप की जागीर सेवक के रखते जो राष्ट्रीय पर्व में यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। और इस मान से कहना चाहता हूँ जो यहाँ कर्मचारी उपस्थित नहीं हुआ है, आपकी भी खाल उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि आप घरों में बैठ करके आनंद दे रहे हो और राष्ट्रीय पर्व का अपमान कर रहे हो। इसका भी आपको करारा जवाब दूंगा कि आप राष्ट्रीय पर्व में आकर के यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हो और घर में बैठ करके चाय पी रहे हो। इसका भी करारा जवाब दूंगा और सबको जाकर के उचित शब्दों में कहूंगा। और ये प्रत्येक आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती मेरी है कि नहीं है। गवर्नमेंट की खाते राष्ट्रीय पर्व में भी आते हो। बड़ा दुर्भाग्य रहा मुझे आप देख करके, ये आप लोग घरों में बैठ करके आराम से बैठे हो। ये कोई मात्र एक स्कूल के शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है। साथियों, ये कुछ चीजों में मेरे युवा साथियों आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। इस गांव को आगे बढ़ाना चाहते हो, इस गांव को आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो तो प्रत्येक राजन भाई के युवा को खड़ा होकर के वर्तमान सरपंच साहब के साथ खड़ा होकर के ये जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये गांव की जिम्मेदारी है। आप जाकर के सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हो। इधर ध्यान देता हूँ तो कांच की बोर्ड में टूटी पड़ी है, उधर ध्यान देता हूँ तो क्या क्या अंदर पड़ा रहता है। ये तुम्हारी संपत्ति है, राजन भाई गाँव की संपत्ति है। ये कोई सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है, मदन सिंह की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी है तो प्रत्येक राजन भाई के ग्रामवासी की है। ये जिम्मेदारी है तो यहाँ पर रहने वाले हर एक ग्रामवासी की कि मैं स्कूल की संपत्ति को सही तरह के संभाल कर रखूं। अभी मैं एक गाना सुन रहा था, फौजियों बंधन, मेरा भी हृदय पिघल गया।
वो फौजी जो इस समय -50 डिग्री तापमान में खड़ा रहकर के देश की सीमाओं की रक्षा करता है, वो फौजी जब देश की सीमाओं पर खड़ा रहकर के हिंदुस्तान की सीमाओं को महफूज रखता है, और उस फौजी के ऊपर एक समय हुआ करता था तो विधर्मी ताकतों द्वारा पत्थर बरसाए जाते थे। जब देश का जननायक प्रधानमंत्री बना तो उस फौजियों के लिए सम्मान की बात हुई। और आप सभी मैं एक ही कर्तव्य निवेदन करता हूं कि अगर हिंदुस्तान की फौजी को यहाँ से निकले, देश का जाबाज सैनिक यहाँ से निकले, तो खड़े होकर के उस सैनिक को सल्यूट करें, उस सैनिक के सम्मान में तालियां बजाएं, क्योंकि वो देश का भविष्य है, वो देश के अरमानों को जिंदा रखता है। आप यहाँ चैन की नींद सोते हो, वो -डिग्री तापमान में खड़ा होकर किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई उस समय आपकी सीमाओं की रक्षा करता है। ये भी हमारा दायित्व बनता है कि फौजियों के सम्मान में खड़े होकर के आप तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें। अगर ये करना है तो देश के फौजियों का मान और सम्मान ऊपर कर जाएगा। बंधुओं, आपसे मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, और यहाँ बैठे हुए तमाम शिक्षकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आगे आने वाला कल बच्चों के परीक्षा का समय है, और उस परीक्षा के समय में आप लोग पूरी लगन के साथ इन स्टूडेंट को तैयार कर बैठे हुए बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने गुरुजनों को मैं 1000 बार कहता हूं, अगर कोई अपने गुरु को आचार्य द्रोण बना सकता है तो उसका शिष्य ही बना सकता है। और आप लोग पूरी तैयारी के साथ पढ़ लिख करके इस स्कूल का नाम रोशन करें, इस गांव का नाम रोशन करें। आपकी किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आपको इस मंच के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपकी हर समस्या के लिए मदन सिंह राजमदाई आपकी आवाज बनकर आपके बीच में खड़ा रहेगा। जिस चीज की जरूरत होगी बच्ची को मुंह से पावर नहीं देखना चाहूंगा, चाहे वो धन मुझे कहीं से भी लाना पड़े, आप लोगों की लाकर हाजिर कर दूंगा, पर स्कूल का नाम रोशन कर देना, इस गांव का नाम रोशन कर देना, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। बंधुओं, जाते जाते इतना जरूर कह देता हूं कि राजनीति से लपड़े देता हूं, देश के भाव हमेशा दिलों में समाया रहता है। आप यहाँ बैठे हुए प्रत्येक की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें देश को बचा के रखें। इसलिए हमेशा कहता हूं, जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, वो लोग मुर्दों के तन का कफन बेच देंगे। थक गए आप जैसे जाबान हिंदुस्तानी, तो ये गद्दार हमारा हिंदुस्तान बेच देंगे, ये गद्दार हमारा हिंदुस्तान बेच देंगे। आप लोगों को स्वतंत्रता के साथ खड़ा होना होगा, देश को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना होगा, तब जाकर के देश प्रगति के पथ पर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। काफी संख्या में जब बच्चियों को देखता हूँ, जब ये बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह अलग जगह रही, एक समय हुआ करता था, हम पढ़ते थे तब हमारे स्कूल में मात्र 2 से 3-4 बहनें पढ़ती थी। आज जब बेटियों की संख्या यहाँ पर सैकड़ों में देख रहा हूँ तो सीधा दिलों से फूल जाता है। जितना अधिकार बच्चों के अपना कितना बेटियों को भी, आप भी आने वाले कल की तस्वीर है। और हिंदुस्तान के इतिहास के अध्याय में हमारी बहनों ने जिस तरह का इतिहास लिखा वो पूरे किया, हिंदू खंड में कोई नहीं लिख सकता है। चाहे वो कल्पना चावला क्यों ना हो, और चाहे वो झांसी की रानी क्यों ना हो, चाहे वो जोहर की ज्वाला में लपटे करके भी आग में जलने वाली रानी पद्मिनी क्यों ना हो, चाहे वो कर्माबाई क्यों ना हो, और वो भक्ति से रखते मीराबाई क्यों ना हो, हिंदुस्तान के इतिहास में हमारी माताओं और बहनों ने एक अलग पहचान बना करके रखी है। ऐसी मातृशक्ति को नमन करता हूं। एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हमारे 3 छोटे से क्रांतिकारी साथियों को फांसी की सजा दी जा रही थी। एक 5 साल का, एक 8 साल का, एक 13 साल का। जब उन साथी के बंधुओं को फांसी की सजा दी जाती है, स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राव फड़ के आता है, उस मां से पूछता है कि मां आज आपकी आंख में आंसू कैसे? तब वो हिंदुस्तान की मातृशक्ति बोलती है, बलवंत राव फड़ के मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरे 3 बेटों को फांसी की सजा दी जा रही है, बलवंत राव फड़ के मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि कहां से मेरा छोटा बेटा होता तो मैं इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर देती। ऐसी मातृशक्ति को नमन करता हूँ, ऐसी माता और बहनों को नमन करता हूँ। एक बार पुनः सभी स्कूल स्टाफ का दिल की गहराइयों से स्वागत और उम्मीद, स्वागत और अभिनंदन।